बेसिक हम लोग कुछ टर्म्स अगर समझे तो सबसे पहला रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है वो चीज, उससे फिर उसके डेफिनेशन से कुछ कंक्लूजन निकाले थे लॉजिकली। और फिर रिजिड बॉडी किन 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 तरह का मोशन कर सकता है, उस पर 3 तरह का मोशन था, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और फिर ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, जिसको सीआरटीएम भी बोलते हैं, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड मतलब अगर डेफिनेशन का बात करें तो एक लाइन का है, रिजिड बॉडी इस तरीके से मोशन करे सच दैट उसके हर पॉइंट का या हर पार्टिकल का मौजूद हर पार्टिकल हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो एट एवरी इंस्टेंट सेम हो, डिस्प्लेसमेंट सेम हो। और वहां से हम लोग ये बोल पाए थे कि डिस्प्लेसमेंट सेम है तो सेम वेलोसिटी और सेम एक्सीलरेशन भी होना पड़ेगा। बट एक पॉइंट इसमें एडिशनल कल हम लोग से पूछे हुए थे ग्रुप में कि अगर सेम डिस्प्लेसमेंट एट एवरी इंस्टेंट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं हर पॉइंट उस रिजिड बॉडी का हर पॉइंट डिस्टेंस कवर्ड भी सेम होगा? इस पे सोचे क्या तुम लोग? जी भैया। तो क्या लगता है डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए? जी भैया, हमको लगा डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्यों? रीजनिंग बताओ उसके पीछे। तुम्हें डेफिनेशन नहीं बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा, डेफिनेशन बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। अब तुम इससे कंक्लूड कर सकते हो क्या इस डेफिनेशन से कि डिस्टेंस कवर्ड भी सेम होना पड़ेगा? बोलो भैया हाँ बोलो। मतलब कोई बॉडी अगर राउंड ट्रिप करता है तो उसमें तो डिस्टेंस तो पूछ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पॉइंट का 0 होगा। बिल्कुल मतलब सही, दो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ ये तो मतलब अगर सेम पाथ में चल रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए तब बोल सकते हैं। नहीं भैया, लेकिन दोनों पार्टिकल पहला बात ये समझो, पहला बात देखो, एक्चुअली ये पॉइंट क्या तुम सब लगता है उसको उल्टा समझ रहे हो। पॉइंट ये है जब ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो उस रिजिड बॉडी में मौजूद सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम, मान लो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सबके लिए 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, तो हम बोल रहे हैं सभी के लिए डिस्टेंस भी इक्वल होगा क्या 2 मीटर या 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर सबके लिए, ऐसा कुछ। ये नहीं हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो वैल्यू है वही डिस्टेंस, वो नहीं हम बोल रहे हैं, वो मत समझ लेना। हम ये बोल रहे हैं मान लो 4 पॉइंट है, मान लो उसके अंदर अज्यूम करो चारों का डिस्प्लेसमेंट सेम है बाय डेफिनेशन, ड्यूरिंग ए ट्रांसलेटरी मोशन चारों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, मान लो सबका डिस्प्लेसमेंट जो है 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ तुम्हारा 4 मीटर है, तो हम बोल रहे हैं चारों पॉइंट का डिस्टेंस कवर्ड भी सेम होगा क्या, मान लो 6 मीटर सबका 6 मीटर हो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम ना हो, ये नहीं हम बोल रहे हैं, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है और सबका डिस्टेंस भी सेम है, ऐसा कुछ। तुम जी जो वो सोच रहे हो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वाला, वैसा मत सोचो, डिस्प्लेसमेंट सबका सेम हो, डिस्टेंस का वैल्यू कुछ और हो बट सबके लिए सेम हो, ये चीज बोलना चाह रहा है। डिस्टेंस सेम ही लग रहा है। डिस्टेंस सेम होगा तो क्यों होगा, रीजन बताओ। वैसे कंक्लूजन बिल्कुल सही है, डिस्टेंस कवर्ड भी सेम होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, बट कैसे बोलोगे, और उसके पीछे रीजनिंग बताने को बोले तो मैं डेफिनेशन तो नहीं बोल रहा। सब पार्टिकल मतलब रिजिड बॉडी में फिक्स ही है, तो जो 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 दोनों के बीच का सेपरेशन भी है या जो भी डिस्टेंस कवर है जो ड्यूरिंग मोशन, मतलब वो सब सेम है, डिस्टेंस कवर सेम ओके, बात तुम हम समझ रहे बट क्लियर रीजनिंग नहीं है, क्लियर रीजनिंग तुम नहीं दे रहे हो। देखो एक्चुअली इस डिस्प्लेसमेंट सेम होने से ही तुम बोल सकते हो डिस्टेंस भी सेम होना पड़ेगा, यहाँ पे खास करके क्यों देखो बोल रहे हैं जैसे देखो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, तो सबका वेलोसिटी सेम होगा क्या? जी वेलोसिटी सेम होगा। अब ये बताओ किसी भी टाइम पे और ये वेलोसिटी भी है, इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी मान लो भी है, उसका मॉड लेंगे तो हमें क्या देगा? स्पीड स्पीड देगा। जानते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, लिखा हुआ भी एनसीईआरटी में पॉइंट। जी इसी में dt लगा दो, स्पीड इनटू टाइम dt, इंटीग्रेट कर लो किसी भी टाइम t1 से t2 तक, तुम्हें पता है सबका मॉड भी सेम है, जी भैया। सबको टाइम भी सेम दे रहे हो, किसी एक टाइम में ही बात कर रहे हो ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर्ड, तो ये चीज में क्या है सच में डिस्टेंस कवर्ड ही तो है। जी b तुम्हारा वेलोसिटी होगा, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसी टाइम t1 t2 निकल सबके लिए सेम ही हो गया, टाइम भी सबके लिए सेम ही है, t1 t2 भी सबके लिए सेम था तो मॉड भी सेम ही हो गया, इसलिए डिस्टेंस को भी सेम होना पड़ेगा, डिस्टेंस को भी सेम होना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हो।
और नहीं तो इससे डिस्टेंस कवर भी सेम होता है, ध्यान रखना। इन ट्रांसलेटरी मोशन सारे का सारा डिस्टेंस भी सेम कवर करता है। दूसरा तरीका तुम ऐसे ही बोल सकते हो, कैसे भी मूव कर रहा हो सबका सब, ठीक है। अगर हम बहुत छोटा टाइम ले, बहुत छोटा टाइम dt ले, बहुत छोटा टाइम dt, उस dt टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस दे देगा, अगर बहुत छोटे टाइम का बात जी करें। कैसे भी टेढ़े मेरे पाथ में तुम जाओ, अगर हम बहुत छोटा सा पार्ट ले उस रास्ते का, तो बहुत छोटे से पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही लगभग क्या उसको मान सकते हो इक्वल टू डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर बहुत छोटा टाइम लेते हो तो। जी तो उससे भी अगर सोचोगे छोटा छोटा पार्ट है, तभी तुमको दिख जाएगा डिस्टेंस को भी सेम होना पड़ेगा, सबके लिए सेम होना पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये निकला, अगर ट्रांसलेटरी मोशन होगा तो सबका पाथ आपस में पैरेलल होगा, और ये ऐसे जा रहा है, दूसरा पॉइंट ऐसे जाएगा, तीसरा पॉइंट ऐसे जाएगा पैरेलल में। तो अब ये टेढ़ा मेरा रास्ता एक ही जैसा पैरेलल है भाई, तो कहीं पे भी लेंथ लो, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ। अब वो टेढ़ा रास्ता कुछ भी हो, जब अगर पैरेलल है और एक ही जैसा शेप बन रहा है तो लेंथ भी तो सेम ही होगा डिस्टेंस निकालते वक्त। ये भी ध्यान रखना, ट्रांसलेटरी मोशन में हर पॉइंट का जो पाथ होगा आपस में पैरेलल होता है, पैरेलल ट्रैजेक्टरी होता है सारे पॉइंट्स का। अगर एक मान लो ऐसे कुछ जा रहा है, दूसरा को उसके पैरेलल ऐसे ही जा रहा है, सेम शेप में पैरेलल होगा। जस्ट उससे भी देख सकते हो, शेप से भी देखो तो वहां से तुमको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट से में डिस्टेंस से में। अब बाकी तुम इस इंटीग्रेशन से भी बोल सकते हो, यहाँ से क्लियर कट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ भाई बी अगर सेम है तो मॉड बी, स्पीड सेम होगा, dt करेंगे तो डिस्टेंस भी सेम। चलो ठीक, फिर जस्ट हम लोग डिफाइन किए थे प्योर रोटेशन को, या रोटेशन ऑफ व्हाट फिक्स्ड एक्सिस, जो भी बोल लो। तो इसे हम लोग ये कंक्लूजन निकाले थे कि इस मोशन में क्या होता है, रिजिड बॉडी में कोई एक एक्सिस है, कोई भी एक्सिस फिक्स्ड है, उसके अबाउट उस रिजिड बॉडी का हर पॉइंट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है किसी रेडियस का। और जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग ओमेगा को वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को d थीटा बाय dt, जो कि हर पॉइंट के लिए सेम होता है। इसलिए बोलते हैं रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी यूनिक होता है, बट उनमें अलग अलग पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है वो डिफरेंट होता है। आर ओमेगा सबके लिए डिफरेंट है, लेकिन ये क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सबके लिए सेम है। तो एक्चुअली आर ओमेगा क्यों डिफरेंट है, ओमेगा तो सेम है बट आर सबका वेरी कर रहा है, आर सबका। चलो ठीक है, अपना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो हम लोग परिषद CRTM तुम लोग जान रहे हो, दोनों मोशन एक साथ जब कंबाइन हो जाए तो आज हम लोग अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो जो पढ़े टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, उनको एनालाइज करने का तरीका, कैसे एनालाइज करें। तो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगाएं उनके लिए सिंपल एनालिसिस का मतलब मैकेनिक्स में यही हो गया, आप समझ सकते हो तुम, F इक्वल टू ma लगाना। तो उसी के लिए हम रोटेशन में क्या किया, एक टर्म डिफाइन कर रखे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट इनर्शिया, इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। अब अगेन तुम्हें ये अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे मन में अचानक से आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया अचानक से, तो वापस से वही चीज आएगा, चीज को देख के डिफाइन किया गया। तुम जब आएगा चीज पढ़ोगे फिर तुमको पता लगेगा इसको क्यों डिफाइन करना पड़ा। यही चीज होता है, मतलब फर्स्ट टाइम तुम नया देखते हो तुमको लगता है ये क्या अचानक से डिफाइन कर दिया, कि बट जब तुम आएगा चीज देखते हो, जो लोग डिफाइन करते हैं उनको आगे तक का स्टोरी पता होता है, उसको देखते हुए लोग फिर ये डिफाइन वगैरह करते हैं जो भी इनको करना। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे डिफाइन किया गया है, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी मास का डिफाइन किया है, किसी भी तरह के मास। और जब मास है तो क्लियरली तुम यहाँ पे भी बोल सकते हो कि मेरे पास डिस्क्रीट मास भी हो सकता है, अलग अलग पॉइंट पे मास बैठा हुआ है, या फिर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तब ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, पॉइंट मास होगा तुम्हारे पास, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट मास या फिर तुम्हारे पास क्या होगा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या डिफाइन किया गया, देखो डिफाइन कैसे किया गया, कोई भी तुम्हारे पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी हो, अभी जस्ट इजी करने के लिए हम लोग पॉइंट मास ही लेते हैं, आसान हो इसके लिए। हमारे पास 3 पॉइंट मास है, सेंटर ऑफ मास में जैसा मानते थे, m1 m2 m3, m1 m2 m3 पॉइंट मास सिस्टम। 3 अलग अलग पॉइंट पे इन जनरल हमारे पास n डिफरेंट पॉइंट्स पे
पॉइंट मास पड़ा हुआ है m1 m2 m3, ठीक है। तो इन मासेस का या मास डिस्ट्रीब्यूशन का या पॉइंट मास हो या जो भी हो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस कुछ भी हो सकता है। एक्सिस मतलब कोई भी एक सिंपल लाइन, कोई भी एक एक्सिस ले लिए, कोई भी एक एक्सिस, मान लो इस एक्सिस का नाम कुछ भी दे दो, मान लो हम एक्सिस का नाम देते हैं x, y, जो भी बोलना। इस एक्सिस के अबाउट इन पॉइंट मास सिस्टम का या जो भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रखे हैं। सिंपली किसी भी मास का मास इनटू उस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सिंपली डिफाइन कर रखे हैं, I इज इक्वल टू, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, खुद से भी समझ गए होगा तुम लोग, तो ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। I इक्वल टू mr स्क्वायर। और अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पॉइंट मास है, बहुत सारा पॉइंट मास है, सभी को ऐड कर दो, सबके लिए mr निकाल लो, मास सबका दिया रहेगा, r तुमको निकालना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इसका कैसे निकालोगे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ऑब्वियसली किसी पॉइंट या किसी लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली वहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। जब बोलते हैं डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेंगे, तिरछा डिस्टेंस तो लेंगे नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली। तो आर हो गया तुम्हारा उस मास m का उस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गया। फिर इसका स्क्वायर कर दो, mr स्क्वायर में दे देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस मास का अबाउट दैट एक्सिस, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में तुम डिस्टेंस लिए। आई अबाउट एन एक्सिस है, तो कभी भी जब बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये अबाउट एन एक्सिस ही होता है, पढ़े होगे, ज्यादा सम टाइम लेंगे नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जब हम आते हैं तब क्या होता है तुम्हारे पास, अब ऐसा ऐसा पॉइंट इनफाइनाइट हो गया। सिंपल सा मान लेते हैं, पास एक रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल ही पूरे भैया हाँ बोलो। मेरा पीछे का लिखना था। ओके ओके लिख लो, और जस्ट बोलोगे वर्ड्स मिले तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉलो अगर कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा नहीं, ठीक। पॉइंट मास सिस्टम कर देना और कंटिन्यूअस मास सिस्टम कर देना। पॉइंट मास में हम लोग आ गए, पॉइंट मास सिस्टम में अपने पास ये जो दिए वही I इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट मास पे एक एग्जांपल कर लेते हैं जस्ट क्लैरिटी के लिए, आगे बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस पे चले जाएंगे। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। चलो तो मान लो तुम्हारे पास ये रेक्टेंगल, एक्चुअली हम कंटिन्यूअस पे आगे करने, तुमको भी जाना नहीं चाहिए था। सिंपल सा मान लो हम एक एग्जांपल का बात करते हैं। मान लो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही है, ठीक है। रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स पे मासेज रखा गया है। वन केजी का मास यहाँ है, पॉइंट मास सिस्टम लिया एक्चुअली, तो वहां पर चार अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मास पड़ा हुआ है। 1 kg, यहाँ पे 2 kg का मास है, यहाँ पे 3 kg का मास है, और यहाँ पे 4 kg का मास है, ठीक है। 4 kg का मास। हम क्या किए, इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ठीक है, जहां पे ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट से एक एक्सिस लिए, एक एक्सिस लिए जो उस रेक्टेंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल का काम कर रहा है। रेक्टेंगल तुम्हारे पेज में, तो एक्सिस जो है वो यहां से बाहर आ रहा है और फिर मान लो इसके पेज के अंदर जा रहा है, इनटू द पेज। होपफुली एक्सिस इमेजिन कर पा रहे हो। जो एक्सिस है गलत तुम्हारे मन में इमेजिन हो गया फिर तो तुम डिस्टेंस वगैरह गलत ले लोगे, तो अगर नहीं क्लियर है तो बोल देना। ये कोई एक्सिस का नाम दे दिया, मे बी कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्सिस का तुम पे डिपेंड करता। इस एक्सिस ए बी के अबाउट इस पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I अबाउट
एक्सिस ए बी क्या होगा निकालो क्विकली। ओके डायमेंशन देना पड़ेगा हमको रेक्टेंगल का, वैसी बात है। तो डायमेंशन हमको देना पड़ेगा, ऐसा करो इसको स्क्वायर मान लो, रेक्टेंगल मानोगे तो फिर कहानी थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? लंबा चौड़ा कहानी हो जाएगा, स्क्वायर ही मान लो। इसका साइड लेंथ 10 है। जी तो 500 कितना होगा? 500 500 होगा। 500 ये यूनिट हो जाएगा तुम्हारा क्या, मास का केजी और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। बाकी भी आंसर निकालो, मैच करो से मारा है क्या, हमने डेटा लिया, हमको आंसर पता नहीं है। बे 100 ना है। कौन कौन? साइड लाइन 10 है, ये 500 जी बोला ना, 100 तुम 500 बोले हो ना। ये सिद्धांत बोला 500। ओके तो तुम्हारा कितना है? 100 आ रहा है। तुम्हारा 100 आ रहा है, इसका 500 आ रहा है, मतलब इतना गैप कैसे आ सकता है यार? मतलब सबका मतलब डायगोनल लेना होगा ना, डायगोनल बिल्कुल का सही हाफ बोल रहे हो, हाफ डायगोनल मतलब ही जी परपेंडिकुलर हाफ डिस्टेंस हो जाना चाहिए। जी डायगोनल का हाफ डिस्टेंस बिल्कुल सही बोल रहे हो, और सबके लिए डिस्टेंस सेम ही हो जाएगा, वो भी आसानी है करना यार। जी 4 3 7 जी 2 9 1 500 10, सही है 10 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 10√2 का आधा, 5√2, का 5√2 का स्क्वायर करोगे तो 50, 50 50 इंटू 10 10 है 500, 500 500 आ रहा है इधर। ये बोलो समझ कैसे तुम्हारा 100 आ गया? नहीं भी 500 है। सबका डिस्टेंस ये लोगे, डायगोनल होगा 10√2, उसका आधा 5√2, डिस्टेंस हो गया 5√2 5√2, सबके लिए तो कॉमन ही ले लो 5√2 का स्क्वायर आर स्क्वायर का। शायद जी तुम स्क्वायर करना भूल गए थे क्या, या डिस्टेंस कुछ और ले लिए थे तुम? नहीं भैया तो फिर 100 तुम्हारा आ कैसे रहा था ये बताओ? 100 लेने का मतलब हो गया तुम डिस्टेंस को कुछ और ही ले लियो, मतलब 10 इंटू 10 √10 तुम डिस्टेंस लोगे तभी 100 आ सकता है। अब √10 का कोई सेंस बन नहीं रहा है, √10 तुम कैसे ले लियो? अगर 10 का ले तो 10√2 होता है पूरा पूरा ये डायगोनल, तो √10 तो आने का सवाल ही नहीं। देख लो कुछ मिस्टेक की हो, अन्य अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते। ठीक नहीं भैया समझ तो गया चलो 500 सही, आएगा। फिर से ये चलो। और अगर यही कोई रेक्टेंगल पे होता तो जस्ट इमेजिन करने के लिए सोचो तो क्या होता, मतलब मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है ऐसे, मतलब तो सबको पता रहेगा, डिस्टेंस वगैरह निकालने में प्रॉब्लम है, ट्राई कर देते। जी भैया हाँ भैया कोई नहीं, उस वैसा कुछ भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसी थ्योरम में वगैरह पढ़ लेते। डायगोनल का लेंथ ही निकालेंगे जो परपेंडिकुलर होगा हाफ हाँ हाँ, अगर डायगोनल। मान लो तुम्हारा क्या बोलते हैं, यही अगर तुम्हारा यार क्या बोले उसको, अगर यही तुम्हारा अगर रेक्टेंगल होता तो भी जानते हो, हमको लगता है डायगोनल जो देख रहे हो ना, डायगोनल का आधा हाँ वही भैया वही होगा। क्यों, क्यों समझो क्यों, तुम लोग को बताए हुए हैं, जो नॉर्मल होता है किसी भी प्लेन का, वो उसमें मौजूद हर लाइन के परपेंडिकुलर होता है। जी भैया ध्यान है कि हर लाइन, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, कोई भी लाइन, ये ध्यान रखना, कोई भी प्लेन है उसका नॉर्मल, उस प्लेन में मौजूद हर लाइन हर वेक्टर जो भी बोलो, लाइन या वेक्टर जो भी, सबके परपेंडिकुलर होता है। किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट लगो उसके अंदर तो वो जीरो ही आता है, इसलिए टेंशन मत लो, उस केस में भी यह चीज ही काम करता है, डिस्टेंस का यह चीज भी काम करता है। बट अंतर क्या आता, 1 kg और 3 kg का डिस्टेंस सेम होता, ये वाला डायगोनल जो होता जी 1 और 3 का डिस्टेंस सेम होता, और 2 और 4 का डिस्टेंस अलग अलग होता, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफरेंट होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? जी भैया अगर यही क्वेश्चन रेक्टेंगल पे मान लो हम इसको 10 कर दिए, ठीक है, और इस बार साइड लेंथ को कर देते हैं 1 सेकंड को 8, 1 सेकंड को इसको 8 कर देते हैं, 1 सेकंड को, ठीक है 8 कर दी। अब तुमको बोलेगा निकालने, तुम क्या करोगे, 10 8 से ये वाला डायगोनल निकालोगे, फिर ये वाला डायगोनल कितना आएगा? क्या बोल रहे हैं, डायगोनल्स भी तो सेम ही होता है रेक्टेंगल का, कहां हम है तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया बस यही डायगोनल्स है। भी तो सेम ही होता है, डायगोनल्स भी तो सेम ही होता है, फिर कोई फर्क पड़ता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका डिस्टेंस वापस से डायगोनल का आधा आधा हो जाता। जी भैया तो इस एक्सिस के अबाउट तुमसे रेक्टेंगल का बोले या स्क्वायर का बोले फर्क पड़ता नहीं है, डायगोनल्स का जस्ट आधा कर दो,
परपेंडिकुलर रहेगा। ये मत सोचना कि ये वाला परपेंडिकुलर नहीं हो रेक्टेंगल केस में कोई और होगा, हमको निकालना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं, उसके ही परपेंडिकुलर होगा क्योंकि नॉर्मल है, उसके प्लेन में रेक्टेंगल लाई कर रहा है, स्क्वायर लाई कर रहा है, सर्कल लाई कर रहा है, कुछ भी लाई करे उसके प्लेन में, कोई भी शेप हो उसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट मास के, भाई प्रैक्टिस करते रहो। बोलो। एक्सिस अगर 2 kg और 3 kg से पास करता है तो इसका दोनों का 0 हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लो किसी पॉइंट, कोई पॉइंट मास एक्सिस पे ही लाई कर रहा है या एक्सिस उस पॉइंट मास से पास कर रहा है, मान लो 4 एक्सिस में डिफाइन करते हैं, 3 से, 2 से, 1 से और 4 से, सबका सब इसी के परपेंडिकुलर ही है, तो जिससे पास करेगा उसका 0 हो जाएगा, उसका मास तो है बट आर ही उसका 0 होगा, एक्सिस पे ही लाई कर रहा है और तुम एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हो तो आर 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात, आर 0 हो जाएगा। अब बाकी ये सब कुछ थ्योरम्स वगैरह पढ़ लेंगे तो ये सब चीज निकालने में और सहूलियत होगा, हम लोग को आसान पड़ेगा अगर हम थ्योरम्स वगैरह को यूज करें तो बाद में आएंगे, बस अभी जस्ट बेसिक से जा रहा है एमआरएस का एमआरएस। चलो ठीक, पॉइंट मास। अब आए हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, वापस यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं कंटिन्यूअस में, जिसका हम लोग को याद ही करना होता है, मतलब याद रहना चाहिए, डेरिवेशन तो पता होना चाहिए प्लस तुमको याद भी होना चाहिए डायरेक्ट। और भाई कोई नया कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है जो तुम नहीं याद किए, वो पहले से नहीं पता तो तुमको बेसिक पता है, उस तुम इंटीग्रेट वगैरह करके निकालोगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले स्टैंडर्ड का बात कर लेंगे और फिर कुछ नॉन स्टैंडर्ड पे जस्ट देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड मास डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते, तुम लोग बताओ क्या क्या आता है स्टैंडर्ड में जो हम लोग याद करने को बोला जाता है। यूनिफॉर्म रॉड आता है। बिल्कुल सही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। अब पहली बात यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म, पहली बात ये यूनिफॉर्म रॉड है, किस एक्सिस के ऊपर जब रॉड बना रहे हैं तो किस एक्सिस के ऊपर, दो है, तुमको सेंटर एक्सिस इनफाइनाइट है भाई, कोई रोक नहीं है, ये बात तो समझ जाओ पहले तुम, एक्सिस कहीं भी हो सकता है, तुम उनमें से किसी एक के लिए याद कर लो वो अलग बात है। एक्सिस का क्या, एक्सिस हम बोल देंगे यहाँ से L/3 पे, यहाँ से L पे, यहाँ से बीचों बीच में यहाँ पे, या इस रॉड के बाहर भी एक्सिस हो सकता है, ये भी ध्यान रख लेना, कोई ऐसा नहीं है कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही एक्सिस हो, एक्सिस तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड है, तुम किस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हो, वो एक्सिस कहीं भी लाई कर सकता है। पहले इसमें अगर तुम्हें कुछ ये हो तो बोल देना, एक्सिस कहीं पे, सीधा बात है, एक्सिस तुम कहीं भी कोई भी लाइन डिफाइन कर सकते हो, कोई सा भी लाइन, वो अलग बात है कि तुम उसे निकालने में तुमको कितना डिफिकल्टी आ रहा है वो अलग बात है, बट एक्सिस कोई भी हो सकता है, एक्सिस कुछ भी होगा, बट हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शायद इसके मिड पॉइंट से लेंगे एक्सिस, अगर ध्यान हो तो इसके मिड पॉइंट से लेते हैं एक्सिस, ठीक है। और मिड पॉइंट से एक्सिस कैसा लेंगे ये बताओ, परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या प्लेन के नहीं भैया रॉड के ऊपर। अच्छा ये बताओ, ऐसा एक्सिस लिए, ठीक है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं फिर हम उस पे आएंगे, अभी उस पे नहीं आएंगे, ये भी ठीक है। चलो ये एक्सिस हो गया, ये भी जो नाम देना हो नाम दो, पूरा लेंथ L है इस रॉड का, टोटल मास M है, हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस से भी, बताओ कैसे निकालेंगे। तो मन में अगर सोचो तो पॉइंट मास वाला कंसेप्ट ही यहाँ पे, भाई बहुत सारा हमारे पास मासेज वगैरह है, मान लो यहाँ का मास लोगो तो इसका डिस्टेंस अलग है, यहाँ का मास लोगो तो डिस्टेंस अलग है, यहाँ का मास लोगो डिस्टेंस अलग है, यहाँ का मास लोगो डिस्टेंस अलग है, सबका डिस्टेंस अलग अलग है, और ऐसा ऐसा पॉइंट मास वापस कितना इनफाइनाइट है, सबके लिए तुम मैनुअली ऐड करोगे तो इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन नहीं कर पाओगे हाथ से मैनुअली, वापस वही सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम लिखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, I इज इक्वल टू, तुम वहां पे क्या लिखे थे, सिग्मा mr स्क्वायर, अब सिग्मा यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन, सिग्मा ऐड करने का काम करता है, इंटीग्रेशन भी ऐड करता है, बट इनफाइनाइट टर्म को ऐड करता है, और सिग्मा जो फाइनाइट टर्म के एडिशन के लिए हम यूज करते हैं मोस्टली सिग्मा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मास लो dm और उसका डिस्टेंस ले लो r स्क्वायर कर दो, यहाँ पे खत्म। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बार बार तुम्हें, और लिमिट लेना तुम जानते हो कैसे लिया जाता है ताकि पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाए, तो खत्म, ठीक है, बस यही है तुम्हारा।
इंटीग्रेशन यही इंटीग्रेशन तुम किसी भी कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है तुमको, बस एलिमेंट वगैरह लेना होता है अच्छे से, बस हो गया। बाकी ये इंटीग्रेशन ही तुम्हें इवेलुएट करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए करना है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे इस एक्सिस से किसी एक तरफ, मान लो इधर की तरफ x डिस्टेंस पे गए, जो तुम लोग करते हैं, छोटा सा हिस्सा लिए रॉड का dx, इस छोटे से हिस्से का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, x। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें, ये सिर्फ इतने पार्ट का, तो हम बोलेंगे इस छोटे से हिस्से का मास dm इनटू इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस है x। इंटीग्रेट करना है, बट dm हमें नहीं पता, dm निकाल लेंगे। dm इज इक्वल टू क्या होगा, लेम्डा dl। बिल्कुल सही, क्योंकि वो जान रहे हो लेमडा वगैरह हम लोग वापस से डिफाइन नहीं करने वाले। लेमडा जान रहे हो लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ dx, और लेमडा क्या होगा, m/l। बस बस बस, कुछ है ही नहीं। जो पुट कर दो सारा चीज, dm को यहाँ पे लाके पुट कर दो लैम्डा dx, और लैम्डा को पुट कर दो m/l। इंटीग्रेट करोगे x का लिमिट कहां से कहां लोगे, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, लिख देते हैं पहले। dm हो गया तुम्हारे पास m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर, m/l बाहर खींच लेते हैं, कांस्टेंट है तो, और एक्स स्क्वायर dx अंदर बच रहा है, ये देख लो, मतलब अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो बोल देना, एक्स स्क्वायर dx। अब चलो x का लिमिट का बात यहाँ हो रहा है, तो यहाँ समझना गौर से। देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास यहाँ, अगर हम इसके मिड पॉइंट से लिए, एक्सिस कैसे है, उस रॉड के मिड पॉइंट से है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा l/2, इधर भी l/2, और ये ऑब्वियस ही बात है, एक्सिस मिनिमम का कोई जरूरी नहीं है, जस्ट ले रहे हैं हम लोग। l/2। अब हम यहाँ बैठे, मेरा एक्सिस यहाँ, इसी के रिस्पेक्ट में हमें डिस्टेंस चाहिए, तो दो ऑप्शन है, देखो गौर से समझो। तुम यहाँ से अगर एक डिस्टेंस पे ले पा रहे हो तो तुम बोलोगे यहाँ से भी तो एक डिस्टेंस पे कोई ना कोई है लेफ्ट में। यहाँ पे दो तरीका है, कोई बोलेगा भाई हम यहाँ बैठे हैं, इस एक्सिस के तुम्हें चाहिए डिस्टेंस x चाहिए, तो दाहिने तरफ को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, मेरा दाहिने तरफ 0 से लेकर l/2 तक वैल्यू जा रहा है, बाएं तरफ -l/2 तक जा रहा है। जस्ट यह इंश्योर करने के लिए कि एक्सिस के लेफ्ट वाला भी आ जाए, राइट वाला भी आ जाए, तुम x को वैरी कराओगे -l/2 से +l/2 तक। इंटीग्रेट कर लो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। l3/3 l3/, ml²/2l। ml²/12 आ रहा होगा, जी भैया। ओके, बिल्कुल सही। m टोटल मास ऑफ द रॉड इनटू टोटल लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाय 12, ये तुम्हें देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली गलत बोल रहे हैं, कंप्लीट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और मिड पॉइंट से ही पास होना चाहिए, उस रॉड के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ml²/12 माना होगा। अब ये मिड पॉइंट से ऐसे पास करे, ध्यान रहे यहाँ पे, क्योंकि तुम अभी जो ये रॉड लिए हो ना, सच में इसको तुम्हें कैसा मान रहे हो, समझ रहे हो, एक लाइन जैसा मान रहे हो रॉड को। जी भैया। रॉड लिनियर मास डेंसिटी करो, सच में जब रॉड लोगे तो क्यूबॉइड शेप का होता है, बट तुम सिर्फ एक ही डायमेंशन से कंसीडर कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे तुम ये मत बोलना एक्सिस है इस रॉड के प्लेन के परपेंडिकुलर, भाई रॉड का प्लेन तुम ले ही नहीं रहे हो, रॉड को देखो लाइन मान दो, लाइन क्या प्लेन है, इसीलिए यह एक्सिस ऐसे हो, या जो तुम मन में सोच रहे थे स्टार्टिंग में कि इसके परपेंडिकुलर, सब इसके लिए सेम ही काम करेगा, सबके लिए आंसर यही होगा, ये लाइन एक्चुअली ये बना रहे हो 2 डायमेंशन जैसा दिख रहा है तुमको, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग इसको
ये रेक्टेंगल जैसा नहीं मान रहे, सिर्फ मान रहे सिंपल समझो, तुम मान रहे हो एक लाइन है ये ऐसे, ये वाला डायमेंशन तुम इग्नोर कर रहे हो, ये वाला इग्नोर कर रहे हो। नहीं तो अगर ये भी ले लोगे फिर पंगा फंस सकता है, कोई बोल सकता है यहाँ का पॉइंट ये वाला पॉइंट डिफरेंट है सर, बट हम बोलेंगे नहीं ये एक ही पॉइंट है पूरा ये डायमेंशन देख रहे हो, इसको हम लोग बहुत छोटा मान के चलो इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग मान रहे हैं कि सिर्फ ये वाला डायमेंशन। नहीं तो फिर अगर यही मान लो तो एरिया आ जाएगा, फिर तुमको किससे काम करना पड़ेगा, सिग्मा से, समझ रहे हो। रेक्टेंगल फिर जो क्यूबॉइड ही हो गया, जैसे मुझे क्यूबॉइड ही, फिर तुम रॉड का दूसरा ये वाला ही मान ले रहे हो, फिर तो क्यूबॉइड हो गया 6 फेस है, फिर क्यूबॉइड का ये क्वेश्चन हो गया, क्यूबॉइड का बताओ क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अलग से अपने आप में क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ लाइन मान। चलो ठीक है, दूसरी बात यहाँ ध्यान दो, माइनस प्लस का समझ गए होपफुली, माइनस L/2 क्यों लिए ताकि डिस्टिंग्विश करने के लिए लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला, माइनस प्लस इसलिए करना पड़ता, नहीं तो कोई ये भी कर सकता है, बोलेगा भैया हम यहाँ पे हैं, पहले इस आधे का निकाल लेते हैं 0 से L/2 तक, उसका डबल कर देंगे, क्योंकि इसके दाहिने तरफ जो सीन है वही सीन बाएं तरफ भी है, इधर वाले का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उतना इधर का आएगा, तो इधर का निकाल लो 0 से L/2, यही इंटीग्रेशन तुम ये भी कर सकते हो, 0 से L/2 तक कर लो और डबल कर दो, ठीक है डबल कर दो, ठीक है जी। अब चलो अब देखो, अब क्या इसका तुम बताओ, रिंग है। ओके एक्सिस आप देख लो, यहाँ तुम लोग होमवर्क क्या रहेगा, जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे ही जाना है, तुमको भी थ्योरम वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। अब एक एक्सिस तुम यहाँ से ले लो, ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, कल निकालना, आज हम लोग मैच करेंगे, इंटीग्रेशन से निकालना, लिखते जाओ क्विकली, कल आज मैच करेंगे। अब एक्सिस यहाँ से ले लो, एक ए डैश बी डैश जो भी नाम देना दे दो, एक्सिस 1 हम यहाँ से पास करा रहे हैं, एक एक्सिस इस एंड से पास करा रहे हैं जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, नहीं लेंगे, समझ रहे हो, जितना इसके बॉट होगा उतना इसके बॉट होगा, क्या फर्क पड़ता है इस एंड पे या उस एंड पे। और एक दूसरा एक्सिस हम ले रहे हैं जो लेफ्ट से L/4 डिस्टेंस पे मेंशन कर लो, और दोनों के लिए निकालना, एक एक्सिस जो पूरा लेफ्ट एंड पे और एक एक्सिस जो लेफ्ट से यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे कहीं पास कर रहा है, L/4। एक्सिस नंबर 2, दोनों के अवार्ड बेसिक से तुमको इंटीग्रेट करना और निकालना, ऑब्वियस बात तुम जान रहे हो, पैरेलल एक्सिस में तुम डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे L²/12 से, अगर जान रहे हो, बट वो अभी तुम लोग को यूज नहीं करना है, बेसिक से करेंगे, जब वो वहां पे आएगा फिर वहां पे कनेक्ट करेंगे चीजों थ्योरम से। चलिए तुमने कहा ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम भैया, बोलो। और यही एक्सिस जो मतलब लेते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं लेते, मतलब किसी एंगल पर लेता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिर बोले तो तुमको तुम एक्सिस कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, और वो तुम्हारा लिमिटेशन हो सकता है कि तुम वो मैथ्स नहीं लगा पा रहे हो, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बट एक्सिस में कोई रोक नहीं होगी, जब हम बात कर ही लेते हैं डिस्कस किए हो तो यहाँ पे हम तुमसे बोल सकते हैं, इसी में ये भी तुम लोग होमवर्क ही कर देते हैं, ये रॉड L लेंथ का, ठीक है, L लेंथ का मिड पॉइंट से एक एक्सिस है जो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, 90 पे नहीं है, थीटा पे इंक्लाइंड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इजी है, वैसे इसके केस में इजी है, इजी है, तुमको कुछ करना नहीं होगा, सिंपल किसी पे आओगे, ठीक है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम, बहुत आसान होगा, इसमें क्या करोगे, ऐसा कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, लोग एलिमेंट ऐसे ही एक डिस्टेंस पे जाओगे, x लोगे, अब ये तुम्हें पता है x है, ये वाला लेंथ x है, तो ये परपेंडिकुलर निकल नहीं जाएगा क्या, निकल ही जाएगा जी, साइन थीटा ही हाँ बिल्कुल, cos sin ही हो जाएगा, बस वो डिस्टेंस ले लोगे तुम, r जब लोगे, r तुम्हारा एक्चुअली अब ये x नहीं होगा, x का एक कंपोनेंट ये वाला होगा, जो भी है वो करना, ये भी निकाल लेना। एक्सिस कैसे भी पहले बोलते, एक्सिस कैसा भी हो सकता है, कैसा भी। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं रिंग का, बहुत इजी भैया, बोलो। ये रॉड अगर एक्सिस मतलब पैरेलल ही जाए तो उसके तुम्हें मोमेंट जीरो हो जाएगा ना, कहाँ से जाए, कहाँ से जाए, मतलब लेंथ के पैरेलल हो, लेंथ के पैरेलल, मतलब ऐसा बोल लो, ये ऐसा, जी भैया, हाँ बिल्कुल, सारा पॉइंट मास उसी पे लाई कर रहा है, सबके लिए ही R0 हो गया,
जी सबके लिए यार, किसी के लिए भी निकाला एमआर स्क्वायर, तो में तो आर ही 0 है और हर जगह आर 0 है, तो इसलिए नहीं लोग। और इसी एक्सिस सोच के देखो, अगर तुम ये डायमेंशन मानते तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये वाला पॉइंट का आर 0 नहीं है, ये तो आ रहा है, लेकिन वो डायमेंशन हम नहीं मान रहे, सिर्फ लाइन जैसा मान रहे, इसलिए तुम अगर इसी से लाइन क्रॉस करा दिए फिर ये 0 हो जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अगर इसके बाहर ले लो, मान लो पैरेलल यहाँ से, फिर तो नहीं 0 होगा, समझ रहे हो ना। जी जी हाँ पैरेलल उसके बाहर कर दे, रॉड से बाहर कर दे, तो फिर तो भाई सारे पॉइंट का डिस्टेंस तुम ये लोगे, सबका जी सेम हो, सबका सेम। बेसिकली तुमको ज्योमेट्रिकल लेंथ आर ही देखना है, कुछ भी है मोटा मोटा, मतलब उसका सिंपल है, मास इंटू आर स्क्वायर, खत्म। आर ही तुमको देखना, कितना भी टेढ़ा करे। अब वो हो सकता है तुम आर नहीं निकाल पा रहा हो, कुछ 3D वगैरह का ज्योमेट्री का टेढ़ा मेरा हो गया, तो मोस्टली वैसा नहीं करता है जनरली, बट अगर कहीं ऐसा केस समझ जाना कि बस वो मैथ्स वाला पार्ट है, फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, फिजिक्स जस्ट तुमको बोल दिया हमारा स्क्वायर है, ठीक है। और उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे हम लोग, मोटा क्या मतलब एक्चुअली, तो हमें थोड़ा बहुत फिजिक्स है तुमको फील है, बट अभी तो हम जस्ट निकालना सीख रहे हैं मोटा से कैसे निकाल। यूनिफॉर्म रिंग, एक रिंग है, रिंग है, इसका सेंटर है, रिंग है, तो ऑब्वियसली इसके पेरीफेरी पे ही सिर्फ क्या बोलते हैं, मास है। तो अगेन ये एक तरह से देखो तो एक आर्क ही तो है, आर्क है तो एक तरह से उसको खोल देंगे ऐसे तो एक लेंथ ही हो जाएगा, तो इसलिए वापस यहाँ पे तुम लेमडा से ही काम चला सकते हो। बहुत लोग बोलता है कि भैया सर्कल तो एक प्लेन में लाई करता है, तो सर्कल प्लेन में लाई कर रहा है तो हम लोग को ये सिग्मा लेना चाहिए, बट इसका मास देखो प्लेन में है, बट मास देखो इसका, तो मास एक आर्क के अलॉन्ग है, और आर्क क्या एक तरह का लेंथ ही तो है, पूरा पूरा आर्क का लेंथ 2 पाई r होता है, तो इसलिए लिनियर मास डेंसिटी से ही अपना काम चल जाएगा, m अपॉन लेंथ हो गया 2 पाई r, ये लैम्डा हो गया इसके लिए, तुम लोग जान रहे हो पहले से भी, इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। चलो ये आ रहा है तुम्हारा, तो बहुत इजी, अगर हम एक्सिस को ऐसा ले लें, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस लिए बाहर, और ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआर स्क्वायर, क्योंकि हर पॉइंट को देख लो, सबका सब बोले हैं कि परपेंडिकुलर लोगे तो वो सबके परपेंडिकुलर होगा, कहीं से भी ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर होगा, आर आर, तो बस भाई कोई भी छोटा सा मास लोगे डीएम, कहीं से भी लो, मान तुम बोलोगे अब थीटा पे जाके डी थीटा लगे, इंटीग्रेशन जैसा तुम करने का मन भी तो करो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा पे जाओ, डी थीटा लो, डी थीटा लोगे तो उसका लेंथ कितना आ जाएगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो यहाँ आर डी थीटा लेंथ आ गया, आर डी थीटा जस्ट बता रहा, आर डी थीटा लेंथ इनटू लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा ऊपर से वैल्यू लिख रहे, लैम्डा लिख रहे हैं यहाँ पे, इनटू डिस्टेंस सबका कैपिटल आर ही है, सबका सब आर के डिस्टेंस पे, उसका स्क्वायर, इंटीग्रेट कर लो, थीटा कहां से कहां तक जाएगा, थीटा ये होता था, थीटा पूरा पूरा घूमोगे तब ना सर्कल बनेगा, 0 से 2 पाई, कर लो इंटीग्रेट, क्या फर्क पड़ता है, देख लो अंदर में सब कांस्टेंट ही है, सिर्फ डी थीटा बचेगा, डी थीटा का हो जाएगा थीटा, थीटा का हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, सॉल्व करोगे हमारा स्क्वायर ही आएगा, बट तुमको जब दिख ही रहा है हर पॉइंट का ही डिस्टेंस सेम है, आर पे ही है, तो फिर हम क्यों इंटीग्रेट करें, बट अगर करना चाहते हो तो करो आंसर से, चलो ठीक है, ठीक है। वापस से इसमें वेरिएशन हो सकता है, जस्ट हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं, वेरिएशन ये हो सकता है तुम लेमडा जो वेरी करता हुआ दे दे, बोले कि एक रिंग है, जस्ट तो पढ़े हुए इसलिए हम थोड़ा क्विकली चल रहे हैं, मानो ठीक है, ऐसा एक्सिस वही है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जस्ट हम ड्राइंग वैसे ही किए, एक्सिस के एक्स एक्सिस वैसे ही जस्ट किए ड्राइंग ऑरिजिन के, यहां से हम क्या किए, सेंटर से क्या किए, एक एक्सिस डिफाइन किए जो भी जस्ट किए थे प्लेन के परपेंडिकुलर, और हम बोले हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसी एक्सिस के ऊपर जो इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास कर रहा है इस रिंग के, और इस रिंग का जो डेंसिटी है जब थीटा पे जाते हैं इसका डेंसिटी हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यानी अब इसका डेंसिटी हर जगह डिफरेंट है, अब इसका मोमेंट तो वापस तुम इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा, उसके से बच नहीं सकते हो, कनेक्ट कर पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, हो सके थोड़ा क्विक हम जी लेमडा अब तुम m/2 पाई मत लो जो कि कांस्टेंट था, सेम इंटीग्रेशन यही रहेगा, लेमडा की क्या पुट करोगे,
r cos थीटा। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन तुमको करना पड़ेगा, इसको और कॉम्प्लेक्स कर दे cos स्क्वायर, तुमको cos स्क्वायर का मतलब जबरदस्ती का मैथ समझ में घुसा सकते हैं, जितना लेवल का चाहे उतना लेवल का इंटीग्रेशन। अब लैम्डा का फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा इंटीग्रेशन कितना कॉम्प्लेक्स होगा। cos क्यूब थीटा कर देंगे यहाँ पे cos क्यूब हो जाएगा, cos क्यूब का इंटीग्रेशन करना है तो फिर cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुमको मैथ में। जनरली नहीं करा बट बोल रहे हैं, ये भी स्कोप है। बाकी तरीका यही होगा, तरीका कुछ नया नहीं होने वाला, उसके बाद बस मैथ्स का ये क्वेश्चन हो जाता है। चलो ठीक है, तो वेरिएबल मास डेंसिटी पे भी क्वेश्चन वगैरह रहता है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस वैसे, ठीक है। तो कर सकते हो जस्ट खुद से घर पे कभी आर कॉस लेकर ट्राई करना, आर कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन फंसे फिर छोड़ देना, क्योंकि इंटीग्रेशन ही पढ़े नहीं हो तुम लोग पूरा, तो हो सकता है कि कुछ में फंस जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स का इंटीग्रेशन पढ़ लोगे फिर ये सब कोई तुम्हारे लिए बड़ा बात नहीं है, बट तरीका पता होना चाहिए करना कैसे। चलो ठीक, अब बताओ है क्या इसके बाद, नोट करना रहता है। ओके कर लो, ये कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, इसका लैम्डा तुम्हारा m/2πr है। यूनिफॉर्म का मतलब मास डेंसिटी जो है वो उसका कांस्टेंट है। और ये एलिमेंट अगर बार बार जब लेना सीखे हैं सेंटर ऑफ मास में भी, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, पहले बोलते हैं एटॉम्स फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 12th में जाओगे ना, सेम तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलवाएगा, आपस ये सब एलिमेंट वाला लोगे, सर्कुलर रिंग का ये सब आएगा, चार्ज वगैरह वहां पे रहेगा। पेरिफेरी पे बोलेगा मास नहीं है चार्ज है, सेम लगेगा। तुम यहाँ पे क्लियर हो जाता हो, तुमको बोरिंग लगेगा, तुमको लगेगा नहीं कि हम क्लास में हमको कुछ ये हो रहा है, तुमको लगेगा वही चीज रिपीट किया जा रहा है, जस्ट मास की जगह क्यों लिखा जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर नहीं समझ आता फिर उतने परेशान होता है वहां जाकर कैसे कैसे क्या किया जाए। अब यहाँ पे m नहीं लिखाएगा, क्यों लिखाएगा, जब लिखोगे लिखा जाएगा यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेगा लैम्डा इज इक्वल टू q/2πr ऐसे लिखेगा वहां पे, और q यहाँ पे लिखो डी थीटा वगैरह ऐसे ही आएगा, जस्ट लैम्डा की जगह तुम q लिखा करोगे, आंसर लास्ट में q वगैरह के टर्म्स में सेम चीज रिपीट हो जाता है, जस्ट मुंह से q बोल रहे हो, मास नहीं बोलेंगे चार्ज। चलो ठीक है, लिख लिए तो बोल देना। ये हो गया, अब तुम्हारे पास क्या है बोलो, यूनिफॉर्म डिस्क। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। अगेन वेरिएबल का स्कोप यहाँ पे भी है, बट हम अभी स्टैंडर्ड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का तुमको याद होना चाहिए, फिर नॉन स्टैंडर्ड पे तो हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ वेरिएबल वगैरह लेकर के, बट अभी भी हिंट्स तुम लोग को दे ही दे रहे हैं कैसे कैसे करना। यूनिफॉर्म डिस्क या प्लेट भी इसको बोल सकते हो, ध्यान रखना, प्लेट भी बोलता है कुछ बुक। डिफरेंस सिर्फ यही है, जान रहे हो तुम लोग पूरा पूरा इसके अंदर मास फैला हुआ है, तो भाई अब तो एरिया से तुम बच नहीं सकते हो, मास एक एरिया में तुमको सिग्मा लेके चलना पड़ेगा। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे तुम लोग को बताना है, एक्सिस कैसा लिए, सेंटर से परपेंडिकुलर, ध्यान रखना स्टैंडर्ड एक्सिस है, सेंटर से परपेंडिकुलर में से कट कर दिया करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि सेंटर के मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मतलब ये होता है। चलो अब चलो आर रेडियस है, हमें करना है इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वापस से भाई फार्मूला चेंज नहीं होने वाला, कंटिन्यूअस मास के लिए आई इक्वल टू इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर, स्टार्ट यहीं से करो और फिर उसके बाद सोचो कि डीएम हम कैसे ले, एलिमेंट कैसे ले कि मेरा डीएम आ जाए, पूरा डिस्क कवर हो जाए, कोई भी नया क्वेश्चन यही होता है। तो हम बोलेंगे भाई डीएम तुमको चाहिए, मास चाहिए, तो सिग्मा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया लो, यानी एरिया वाला कुछ एलिमेंट लो, तो सिग्मा लियो। तो क्या करते हैं हम लोग बताओ, इसी आर डिस्टेंस पे जाते हैं, रिंग लेते हैं, बिल्कुल से जान रहे हो तुम लोग ऐसा, तो नहीं फॉलो कर पाना तो बोल देना, फॉलो कर पा रहे हो तो फिर उसके बाद डी आर। तो हम बोलेंगे वो छोटे से रिंग में किसी भी हिस्से का डिस्टेंस आ रही है इस एक्सिस से,
तो उसका हो जी जाएगा भैया। क्या, बोलो पहले मास का बात करते क्या हो जाएगा, एरिया इंटू सिग्मा, तो सिग्मा डीएम के लिए इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा बताओ उसका, रिंग का 2 पाई आर डी आर। बिल्कुल से 2 पाई आर डी आर, कुछ है ही नहीं वैसे हम क्या करें, 2 पाई आर डी आर, और डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर रहेगा, एम आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कर लो, छोटा आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से कैपिटल आर तक, सेंटर पे 0 जी डिस्टेंस, अब बाउंड्री पे जाके फाइनली कैपिटल आर होगा, सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो शायद एम आर स्क्वायर बाय 2 आता है। जी भैया। ये सब स्टैंडर्ड है, तुमको याद हो जाना चाहिए, एम आर स्क्वायर बाय 2 यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। इसके बाद 2 और स्टैंडर्ड में बचता है, तो जस्ट यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान दे दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, ध्यान देना यहाँ पे हम डिफाइन किए एक हॉलो सिलेंडर, क्या करें इसको बाद में लेके, इसको बाद में लेंगे, अब बचता है 2 स्टैंडर्ड में, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, याद हो तो जी भैया। पता है ना, तो हॉलो स्फीयर मतलब क्या है, एक स्फीयर है जिसके जी अंदर कुछ नहीं है, जस्ट बाउंड्री पे, स्फीयर के बाउंड्री पे क्या है, तुम्हारा मास फैला हुआ है, जी भैया। तो उसके लिए क्या करेंगे, निकालना है, उसके तो लिए एक्सिस मतलब कौन सा है, एक्सिस में क्या लेते हैं ये बताओ, मैं वही सेंटर से। सेंटर से पास होता कोई भी एक्सिस लो, फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल है, जी भैया। सेंटर से पास होता हुआ कोई भी एक्सिस लो, फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल, तो डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए सेम ही है, तो सेंटर सिंपल बोलेंगे, सेंटर से पास होता हुआ कोई भी एक्सिस उसके केस में, ठीक है। और फिर तुम्हारा सॉलिड स्फीयर आएगा जिसमें क्या होगा, अंदर में भी मास पूरा पूरा फैला हुआ, अंदर में भी है, बाउंड्री पे भी है, रिंग और डिस्क जैसा ही कुछ, ये 2D ऐसी का वो 3D वर्जन हो गया, रिंग का 3D वर्जन हो गया हॉलो स्फीयर, और डिस्क का 3D वर्जन हो गया तुम्हारा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड। हाँ बिल्कुल सही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर, वापस से सिर्फ ये बोलना, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर, तुमको बोलना पड़ेगा, एक्सिस मेंशन करना पड़ेगा लिखते हो, जो कि एग्जाम में किया रहेगा, वो पूछेगा, अभी जस्ट नो सम एक्सिस मुंह से बोल देना, बट लिखते वक्त तुमको लिखना पड़ता है कि हाँ भाई किसके अबाउट एन एक्सिस passing through its center, passing through its center, एक्सिस भी मेंशन कर दिए, तो इसको हम अभी करने वाले नहीं है, हम लोग को जस्ट हिंट्स देंगे, करके घर से आना दोनों का, हॉलो स्फीयर है, सिर्फ मास तुम्हारा बाउंड्री पे ही है, एक्सिस कौन सा, सेंटर से पास वाला कोई भी एक्सिस लो, फर्क नहीं पड़ता है इसको। अब बताओ, अब बताओ तुम कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, पहला बात मास के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ नया नहीं होने वाला है, I इक्वल टू इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ क्या करें, यहाँ से तुम लोग को बताना, बोलो कौन सा मास डेंसिटी लेना पड़ेगा यहाँ पे, भैया 8 डिस्टेंस पे जाके मतलब डी थीटा रोटेट करेंगे, वहां पे एक रिंग ले लेंगे जिसका थिकनेस इसमें इसमें रिंग को पूरा इंटीग्रेट थीटा कर पे देंगे। जाके, थीटा पे जाके, डी थीटा लेंगे, बिल्कुल सही, डी थीटा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, और यहाँ पे कुछ ऐसा आता था, जी भैया। हाँ भैया। बिल्कुल सही, उसका करोगे और थीटा को भी वैरी करा दोगे 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई करना, इसका आंसर से आता है 2/3 एम आर स्क्वायर, जी भैया 2/3।
और उसका आता है 2/5 तो हॉलो स्फीयर और सॉइल्ड स्फीयर का तुम लोग को करके इंटीग्रेशन ग्रुप में शेयर करना है। अब होपफुली कंफर्टेबल होगा, क्योंकि सब तुमको लल्लू लगेगा, कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम में तो लग रहा होता है, सेंटर में प्रैक्टिस कर लियो सफिशिएंट, तो यहाँ पर तुमको कुछ लगेगा नहीं खास, ठीक है। ये करके जस्ट ग्रुप में शेयर करना, अगर तुमको ओके होगा फिर हम सीधा आगे बढ़ने वाले, कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ठीक है। टेढ़ा मेरा एक्सिस वगैरह लेकर के बेसिक से, और फिर चले जाएंगे थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल क्लोज कर देंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पोर्शन को पूरा, ठीक है। कोशिश करना कुछ एक आध अच्छा क्वेश्चन अगर मिले, जस्ट घुमा फिरा करके एक्सिस वगैरह हो, जिसमें प्रॉब्लम वगैरह आ रहा हो, हमको शेयर करना, कल हम लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे सारे, ठीक है। ठीक है जी भैया। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। ये दोनों तुम लोग करके ग्रुप में शेयर करना है एक बार। चलो जी भैया। चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। कुछ पूछना है क्या? नहीं भैया। ओके चलो फिर।